हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ मेटल और नॉन मेटल की एक पूरी सीरीज, या फिर कह सकते हैं वन शॉट क्लास है, जिसमें मैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूरा बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। जिसमें मेटल के बारे में बताऊँगा, नॉन मेटल के बारे में बताऊँगा, फिर इनका अकरेंस बताऊँगा, कहाँ से इनको हम गेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताएंगे, मेटलॉइड्स के बारे में देखेंगे, और जैसे होता है फिर इसको प्योरीफिकेशन इसका कैसे किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ में जो बिल्कुल लास्ट में आपका कोरोजन और एलॉय के बारे में बात करके हम इस चैप्टर को पूरा क्या कर देंगे, फिनिश। तो जुड़ जाइए आप मेरे साथ। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कॉपी और पेन साथ में लीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे सुइटेबल ये रहेगा आपको कि रिवीजन करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। जिस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेटल। मेटल बेसिकली है क्या। तो मेटल को अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम डिस्क्राइब करें तो मेटल्स आर दोज हुज हैज़ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब सेल या लास्ट सेल। अब ये कैसे, सपोज मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब इसका मैं जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या आएगा 2,8,1। तो लास्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इन्हीं के जो भाई हैं मैग्नीशियम, इनका हम करते तो क्या आएगा 2,8,2। और एक और एलिमेंट एल्यूमिनियम 2,8,3। तो देखिए इसके लास्ट सेल में 1 है, इसके लास्ट सेल में 2 है, इसके लास्ट सेल में 3 है। तो इसके बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि ये मेटल्स हैं। और दूसरी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख के लाया हूँ, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइन। बेसिकली जो लास्ट सेल में रहेंगे तो अब इनको क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे, कंडीशंस होती हैं आपको पता होगा, लेस देन 4 वाली और ग्रेटर देन 4 वाली या मोर देन 4 वाली या 4 वाली कंडीशन। तो जो लेस देन 4 वाली कंडीशन रहती है ये क्या करता है कि अगर लास्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन। तो बेसिकली कोई एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कैटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मेटल। मैग्नीशियम की बात करें तो सेम कंडीशन मैग्नीशियम के साथ में कि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा 2 एंड फॉर्म Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। जस्ट लाइक दैट एल्यूमिनियम ऑल्सो फॉर्म 3 पॉजिटिव आयन। तो आई होप आपके लिए एक डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की जस्ट अपोजिट। अगर नॉन मेटल की बात करें तो जस्ट अपोजिट किस बेसिस पे जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पे 1 था, 2 था और 3 था, तो 4 को छोड़ के आप क्या बोल सकते हैं, जिसके लास्ट सेल में 5 रहते हैं, 6 रहते हैं और 7 रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8। क्लासिफिकेशन कीजिए आप तो क्या आएगा 2,6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट्स गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो 2 नेगेटिव आ गए। तो यही मैंने बताया, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन आर ऑल्सो नोन एज अ नॉन मेटल्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा समझिए, सपोज जैसे मैंने किसी का पैसा उधार लिया है। अब जब मैं किसी से पैसे उधार ले रहा हूं तो मैं क्या हो जा रहा हूं, उसका कर्जदार हो रहा हूं ना। तो मतलब मुझे और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्यों कि मैं जैसे अगर किसी से 100 रुपीज लिए हैं तो वो मेरे ऊपर क्या चलाएगा, क्या चलाएगा, आप कहेंगे सर जी वो इंटरेस्ट लगाएगा आप पे। और जैसे ही इंटरेस्ट लगा तो या तो सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा या तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएगा, और जैसे उसने इंटरेस्ट लगाया तो मेरे को उसका प्रिंसिपल तो वापस करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ मेरे को उसका क्या वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जब मैं इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा तो ज़्यादा करूंगा, तो मतलब मेरे पास जो पैसे थे वो तो मैंने दिए और साथ एक्स्ट्रा भी दिए, मतलब मेरा क्या हो गया, लॉस। और जैसे ही मेरा लॉस हो जाएगा तो मेरे को ध्यान करना है कि भाई मेरे पास क्या हो आ जाएगा, नेगेटिव। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितने नेगेटिव आते हैं, 2 नेगेटिव। अब ये तो 6 वाली कंडीशन, 5 वाली कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेक टू अ एलिमेंट, इज नेम इज नाइट्रोजन। भाई लीजिए नाइट्रोजन, तो आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक तो क्या हो जाएगा 2,5। तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो
लास्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, वो तो नॉन मेटल्स हैं ही, साथ ही साथ में जहां पे आपको दिख रहा है कि बेसिकली जो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है, नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन मेटल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब आप कहेंगे कि सर आपने एक टर्म और लिखा है मेटलॉइड्स, तो व्हाट इज मेटलॉइड? तो बेसिकली आपको कहना है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, क्या कहलाता है? मेटलॉइड्स कहलाते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, मेरी बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल इजीली वे में सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन मेरे को बता देना, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। तो यहां तक ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होती है कि ना होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। और जैसे ही आपकी ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, उन प्रॉपर्टी की हमें क्लासिफिकेशन करना है, उनके बारे में बात करना है। ये तो जो हमने सिर्फ इनकी डेफिनेशन जानी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्या बात करनी है, इनकी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की तो बात तो करनी है, लेकिन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो जो आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर हैं ये सारे, और ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो हम बोल सकते हैं ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये है सर मेटल की प्रॉपर्टी, या आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल। अगर ये मेटल की प्रॉपर्टी है तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल इजीली वे में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। जब ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो आप तो बहुत अच्छे समझ ही जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? क्रिस्टलाइन रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। जैसे आपने देखे होंगे कि आपने शुगर देखा है तो कहते हैं शुगर के क्रिस्टल, ऐसे ही जो मेटल्स रहते हैं, मेटल्स भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब अमोर्फस जो है, मतलब इनका कोई एक शेप नहीं रहता है, किसी भी फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं अपीयरेंस। तो ये कैसे दिखते हैं? तो ये शाइनी दिखते हैं, चमकदार, जो आप देखते होंगे। जैसे आपने देखा होगा जब जो सोडियम है, सोडियम की आप सरफेस को कट करते हैं तो क्या होता है, जो उसकी आउटर सरफेस रहती है वो शाइनी रहती है, स्मूथ रहते हैं, और साथ ही साथ में क्या रहते हैं? ऑपेक रहते हैं। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा? अब इनकी अगर बात करें तो ये डल रहेंगे, नॉन शाइनी रहेंगे। कोई अगर नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली बात है नॉन शाइनी रहने वाला है, और ट्रांसपेरेंट भी रहते हैं कुछ तो, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट क्योंकि कैसा रहता है, जैसे आपने देखा हो जो पेंसिल रहती है, पेंसिल की जो निब रहती है वो कैसी रहती है? शाइनी रहती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये डल है। इतना क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा? अब सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, स्टेट एंड रूम टेम्परेचर, मतलब ये जब रूम टेम्परेचर, सपोज जैसे हम लोग रूम में हैं, आप भी रूम में हैं, तो भाई रूम में हैं तो रूम टेम्परेचर पे अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है? मेल्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, या कैसा है? तो जो भी बात करनी है तो देखेंगे यूजली सॉलिड। कोई भी आप देखेंगे तो किस स्टेट में पाए, जैसे आयरन की बात करें तो अब मैं अपने रूम में आयरन को लाएगा थोड़ी मेल्ट हो जाएगा, बताइए ना। अगर आप अपने रूम में ले जाएंगे तब भी मेल्ट नहीं होना। अब ये मत कहना सर मेरे रूम का टेम्परेचर तो ज़्यादा है। अब भाई अपने रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली वे में नहीं होने वाला। और चाहे जितना ज़्यादा हो जाए, जब तक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, अराउंड 1500 के, तब तक वो क्या होने वाला है? तब तक भाई वो मेल्ट ना होने वाला है। इजीली वे में वो मेल्ट ना होता, वो है भाई सख्त लौंडा। तो यहाँ पे सॉलिड क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। जो मरकरी रहती है और गैलियम रहती है, ये बेसिकली किस स्टेट में पाई जाती है? रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा मरकरी को तो, कि जो पहले जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करते थे, तो उसको जैसे हम साथ में लगाए हैं, और स्फिग्नोमैनोमीटर जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे साथ में लगाने के बाद जो एक लिक्विड रहता था वो जैसे अपन लोग ने प्रेशराइज किया तो वो ऊपर चढ़ता जा रहा और फिर नीचे आ रहा, तो वो क्या है? वही है आपकी मरकरी। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स की बात करें तो ये कैसे रहते हैं? कैन बी सॉलिड, हो सकते हैं, जैसे डायमंड हो गया, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, गैस स्टेट में रहते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है, देखिए सॉलिड में भी रहेंगे, लिक्विड में भी रहेंगे और गैस में रहेंगे। अब गैस में तो सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो कौन सी स्टेट में? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन है तो गैसियस स्टेट में, नाइट्रोजन है तो कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। क्लोरीन है तब भी कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। हाइड्रोजन है तब भी कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अब भाई बट जो ब्रोमीन रहता है ये कौन सी स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। तो देखिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अगर वो मेटल पूछे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट वाला तो आपको बताना है मरकरी, और अगर नॉन मेटल पूछे तो आपको क्या बताना है? ब्रोमीन। दोनों में कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज के थ्रू गलत कर देते हैं। अब हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस जनरली ये क्या रहता है? हार्ड रहते हैं। जो मेटल्स रहते हैं आपने सबने देखा होगा, जितना भी जो हम लोगों ने यूज किया है मेटल, सबसे ज्यादा हमने क्या देखा है?
आयरन देखा है भाई, लोहा देखा है, स्टील भी अब तो यूज में आने लगा है, ग्रिल वगैरह बनाने में, घर में जितने भी अब जो गेट वगैरह लगने लगे वो भी सारे किसके लगने लगे, स्टील्स के लगने लगे। अब आप कहेंगे सर कौन से स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के लगते हैं, वो अच्छी क्वालिटी वाली। जब हम आयरन में कार्बन को मर्ज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्टील का फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पे। अब एक्सेप्ट एल्कलाइन मेटल, देखिए हार्डनेस की बात करें तो हार्ड तो ये होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल में कौन सा आता है, तो बेस्ट एग्जांपल है मैं आपको बताता हूँ सोडियम। आपने सोडियम तो देखा ही होगा, नहीं तो मैं एक आध दिन आपको दिखाता हूँ। तो सोडियम को जब आप कट करेंगे तो इजीली वे में ये कट हो जाएगा नाइफ के थ्रू। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना कि पता चला घिस रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहे हैं, भाई इतना कुछ नहीं, सीधा तुम आप कट करेंगे और ये कट हो जाएगा। तो यही बताया है एल्कलाइन मेटल में यही रहते हैं। अब एल्कलाइन मेटल कौन कौन सी होती हैं, तो आप बात कर सकते हैं हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबेडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे के सारे कौन से मेटल हैं, एल्कलाइन मेटल है। अब यहाँ पे बात करें बेरिंग हार्डनेस, अब हार्डनेस समझ रहे हो आप, यहाँ पे ये हार्ड है, ये हार्डनेस है, लेकिन 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 समझिए कौन इनको ये फॉलो नहीं करेगा कि भैया हम नहीं करेंगे हार्डनेस को फॉलो, अपन तो भाई सख्त हैं तो सख्त ही रहने वाले हैं, कौन है, डायमंड। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। और अब मेलेबिलिटी की और डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल तो ऑब्वियसली बात है, मेलेबल भी रहते हैं और डक्टाइल भी रहते हैं। कैसे, तो अगर मेलेबल की बात करें, सपोज आपके पास क्या है, आयरन है, तो आपने देखा होगा घरों पे आयरन की शीट कुछ इस तरीके से बनी रहती है। कुछ घर रहते हैं जिन पर हम लोग क्या आयरन की शीट भी चढ़ाते हैं, सीमेंट की भी शीट चढ़ाते हैं। तो शीट कैसे, जैसे ही हमारे पास आयरन है, अब आयरन पे हम प्रेशराइज करेंगे तो इट्स कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट, दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो नोन एज अ मेलेबल। अब डक्टाइल की प्रॉपर्टी की बात करें तो इजीली वे में है, कोई हमारे पास मेटल है, उसको दोनों साइड को हमें क्या करना है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करना है। जैसे हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इनटू अ वायर, और वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, डक्टाइल नेचर। क्लियर हो रहा है कि ना? तो आपको पता है। और सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन रहता है, तो गोल्ड रहता है। कितना, जो 1 ग्राम गोल्ड रहता है, कितने ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड से कितने केजी, 2 केजी हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग वायर बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कितना डक्टाइल है ये, नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ये ना तो भैया मेलेबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। अगर आप कोई आपके पास नॉन मेटल है उसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बुरादे में भाई, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इनकी हाई रहती है बिकॉज ऑफ वेट। वॉल्यूम तो कवर करेंगे, ठीक है, कम कवर करते, लेकिन इनका जो मास रहता है वो ज्यादा रहता है। अब जब मास ज्यादा रहेगा, वेट ज्यादा रहेगा, तो ये क्या करेंगे, हाई डेंसिटी शो करेंगे। बट इसके अपोजिट क्या, लो डेंसिटी कौन शो करने लगेंगे, नॉन मेटल्स। तो आप समझ पा रहे होंगे ये चीज। अब जैसे ये हो जाते तो कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी पता है कॉपर जो है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल्स। आप कहेंगे सर मेटल के। अब जब मेटल के हैं तो भाई इनमें के अंदर ये प्रॉपर्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगी। और जब ये प्रॉपर्टी रहेगी तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट हैं, और साथ ही साथ में हीट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सपोज आपने एक वायर लेना है आपको और गैस को ऑन करना है, एक साइड को आपको पकड़ लेना और दूसरे साइड को क्या करना है, गैस पे हीटेड करने के लिए छोड़ देना है। तो कुछ टाइम बाद अपने आप छोड़ देंगे तो समझ जाएंगे कि हीट एक साइड से दूसरे साइड में क्या हो रही है, ट्रांसफर। और जैसे ही हीट एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर हो रही है तो इसकी हीट ट्रांसफर की ये प्रॉपर्टी को शो करेगा। बट इसके अपोजिट में हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ पा रहे होंगे ये बात, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब लेकिन ग्रेफाइट की हम बात करना भूलना नहीं है, क्योंकि जो ग्रेफाइट रहता है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता लगाना, मैं बता सकता हूँ आपको। एक साइड से पेंसिल की निप को क्या करना है, छीलना है, इस साइड से भी करना है शार्प। अब दोनों साइड से निप आ गई, एक निप को आपको क्या करना है, स्विच में एंटर कराना है, दूसरे को आप पकड़े रहिएगा, बिल्कुल आप फील कर जाएंगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपकी। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे वो कैसे रहने वाले हैं, हाई रहने वाले। बट जिसके अपोजिट की बात करें तो लो रहते हैं। लेकिन बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन में भैया ऐसा नहीं होता है। अब ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी की बात करें तो ये तो अभी हम बात करने ही वाले हैं कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। अगर इन प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बता सकते हैं, जिससे आपकी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज।
आप समझ पा रहे होंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज का कितना इम्पोर्टेंस है आपके इस चैप्टर में। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम लोग तो समझ ही रहे हैं। अब जब आप समझ पा रहे हैं तो मेरे को समझाने का फ़र्ज़ बनता है कि जब इम्पोर्टेंस है तो भाई मेरा तो फ़र्ज़ है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपका सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ है, हम लोगों से ज़्यादा भी। तो बिल्कुल भाई, अब समझिएगा जो रिएक्टिविटी सीरीज है, अब रिएक्टिविटी सीरीज की जैसे हम बात करते हैं तो एक ट्रिक लिखी है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं। सेव यहाँ पे लिख लीजिएगा गोल्ड। जब मैं इसको टाइप करा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। अब कैसे ध्यान करना है, रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? तो देखिए यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है और यहाँ पे लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एलिमेंट को आपको ज़्यादा नहीं फोकस करना है। आप क्या कहेंगे, व्हेन वी अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी जो रहता है उसके डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सपोज सबसे ऊपर हमने अरेंज किया है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो जैसे ही हम इस टाइप से हम मेटल्स को अरेंज करेंगे तो हम एक सीरीज गेन करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या इसको एक नाम और होता है जो क्या होता है, ECS। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी इसी को बोलते हैं, बट वो इतनी छोटी नहीं होती है। इसी का जो लेंदी वर्जन है वो क्या है, आपका ECS है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके में जो क्वेश्चन आने वाला है वो रिएक्टिविटी सीरीज से ज़्यादा पूछा जाता है। अब कैसे इसको लर्न करना है, तो आपको ध्यान करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस। आप जो मुझको केयरलेस समझ रहे हैं, भाई हम सबकी केयर करते हैं और अच्छे अच्छे से केयर करते हैं। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस, जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। मतलब ये तो भैया जेब्रा को भी पता है कैसे कॉपर को सेव करना है, और गोल्ड लास्ट में बचा रहा तो ट्रिक हो जाएगी आपकी। तो पी से आपको यहाँ पे ध्यान करना है पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी के। सोडियम एस से स्टॉप जो है आपको ध्यान करना है, सिंबल क्या होता है, Na। अगर कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग मतलब कैल्शियम, तो Ca हो गया। Me मतलब M से आपको ध्यान क्या करना है, मैग्नीशियम, क्या हो गया, Mg। और A से आपको ध्यान करना है एल्यूमिनियम, यहाँ पे बात करना है कार्बन, तो कार्बन का हो गया भैया C। और जेब्रा से आपको बात करना है जिंक, तो Zn हो गया। और इंस्टीड I से आपको आयरन की बात करना है तो क्या हो गया है, Fe हो गया। और ट्राई मतलब T से आपका क्या हो गया, टिन हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। और यहाँ पे लेड की बात करनी है तो आपका क्या हो गया है, Pb। और लन हाउ से मतलब हाइड्रोजन, तो आपका क्या हो गया, H2। आपको ये ध्यान करे रहना है। और कॉपर की बात करनी है तो आप क्या करेंगे सर, Cu। और सिल्वर की बात करनी है तो Ag। और गोल्ड की बात करनी है तो Au। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या हम बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको ऐसे फॉर्म में आप कहेंगे सर थोड़ा बड़ा सा और लग रहा है, इसको आप इस साइड लिख दीजिए। बिल्कुल भाई, जैसा आप कहें वैसे लिख दूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम, मेरे को भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को ज़्यादा सुटेबल समझ में आना चाहिए। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अब इस सीरीज में का काम क्या है, किस तरीके से यूज़फुल है। तो बेसिकली जब हम एलिमेंट की या किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं, जरूरी नहीं है एलिमेंट की ही करा रहे, किसी और की भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, जिसकी भी हमें आपको रिएक्शन कराना है किसी कंपाउंड से। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो आपका मेटल है, ध्यान सुनिएगा, जो आपका मेटल है वो किस तरीके से डिस्प्लेस करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर रहेगा, जिसकी पोजीशन अपर रहेगी, वो लोअर पोजीशन का अगर कोई एलिमेंट है और वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो ये वाला जो ऊपर वाला एलिमेंट रहेगा वो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि Fe प्लस का CuSO4। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपसे कहूँ कि बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ Fe की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो आप कहेंगे अपर पोजीशन पे, और जो कॉपर है वो किस पोजीशन पे है, लोअर पोजीशन पे। तो Fe डिस्प्लेस कर दे, ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेस कर देगा। तो ये किसका फॉर्म कर लेगा, FeSO4 प्लस का Cu। लेकिन इसके अपोजिट रिएक्शन होती है, अगर CuSO4 प्लस का Fe, तो क्या ये पॉसिबल हो पाती, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इस बेसिस पे
कौन किससे रिएक्ट करेगा, कौन किससे नहीं करेगा, कितना रिएक्ट करेगा, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें देने वाला था वो किसके थ्रू हमें पता चल रही थी, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू पता चल रही थी। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। जैसे ही आप ये समझते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन कराने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मैं बात करूं किन की, तो मेरे को रिएक्शन करानी है मेटल से। तो मेटल से रिएक्शन कराने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई आपको चीज़ें ध्यान नहीं करानी है। जितनी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ, अगर उतनी आप ध्यान कर लेते तो आप कहेंगे सर मज़ा आ रहा है। देखिए सोडियम है और रिएक्शन किससे करानी, ऑक्सीजन से। तो सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na2O। तो आप कहेंगे सर क्या आप लर्न करके आए थे, नहीं। कैसे, ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव होते हैं, 2 नेगेटिव। अब जब 2 नेगेटिव होते हैं तो जो सोडियम है, तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। मतलब सिंपल सा फंडा है, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और इस चीज को आप बखूबी समझ पा रहे होंगे, और जैसे ही आप समझ जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। अब आपको पता होना, बस आपको ध्यान क्या करना है, आयंस ध्यान करना है। तो अगर आपको आयंस सीखना है तो मेरी एक वीडियो है, सर्च करना है आपको कि आयंस कंपाउंड फॉर्मेशन बाय अजय प्रजापति, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे आप इससे रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, MgO का फॉर्मेशन होता है। एल्यूमिनियम की जब आप इससे रिएक्ट कराते हैं तो किसका होता है, तो Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। कैल्शियम की जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे बन जाता है CaO। और जब आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर FeO बनता है, Fe2O3 बनता है। क्या बनेगा इसमें से, FeO या Fe2O3। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और एक चीज और बन सकती है Fe3O4। तो इसमें आपको बताना है, और लास्ट में मैं आपको बता ही दूंगा कि किसका फॉर्मेशन होता है। जब तक आप इसको बताइएगा, प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, वाटर से रिएक्ट कराएं, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और जब वाटर का फॉर्मूला H2O है तो बड़े सिंपल वे में होगा। कैसे, कि हमें पता है जब ये फॉर्म करेंगे तो मेटल जब इससे फॉर्म करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम जब इससे करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, NaOH। और रिलीज किसको करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम जैसे इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। और जब कैल्शियम भी इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब CaOH का होल ट्वाइस, और किसका फॉर्मेशन करेगा, H2 का। और जैसे ये कैल्शियम इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज किसको कर देगा, H2 को। अब आपको इसको क्या करना है, सिर्फ बैलेंस करना है। बैलेंसिंग बाय अजय प्रजापति आप डालेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से करना है। तो अगर आप ये समझ में आ गया तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए या ट्राई कीजिए, तब तक मैं आपके लिए न्यू स्लाइड लगाता हूं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए भैया आपने पता लगा लिया है क्या कि किसका फॉर्मेशन हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी सोच लीजिए। अगर नहीं आप पता लगा पाए तो आप इसको नोट कर लेना और ध्यान करना। मैं आपको बताऊंगा ये कब बनता है, ये कब बनता है, ये कब। देखिए सुनिएगा, जब Fe रहता है तो Fe पे अगर 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे तो 2 नेगेटिव रहते हैं, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, FeO का। अब जब Fe पे 3 पॉजिटिव हो और ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव हो, 2 नेगेटिव, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, Fe2O3 का फॉर्मेशन करेंगे। और जब ये कब बनता है, तो ये हाईली रिएक्टिव रहता है। मतलब जब ये 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव दोनों को नेचर शो करते तब ये किसका फॉर्मेशन करता है, Fe3O4 का। मेरा मकसद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करना था और कुछ नहीं। आपके सिलेबस में इतना ही है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें किस तरीके से जो मेटल नॉन मेटल की हो गई, लेकिन अब हमें किससे करना है, स्टीम से रिएक्शन करना है। अब जब स्टीम से हमें रिएक्शन करना है तो किस तरीके से होती है, तो जो जिंक रहता है, जिंक जब वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर मतलब H2O, तो क्या सर ये पहले के जैसा ही रिएक्ट कर जाएगा, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ ये स्टीम से रिएक्ट करता है तो मतलब ये वाटर जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, गैसिया। और जब गैसियस फॉर्म में रहता है तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं देता, तब ये क्या देता है, O पे 2 नेगेटिव और H पर 1 पॉजिटिव। तो जब ऐसा होगा तो ये क्या बनाएगा, ZNO, और रिलीज किसको करेगा, हाइड्रोजन को। और ऐसे ही ये करेगा
कि जब ये H2O से करेगा तो क्या बनाएगा Fe2O3 और रिलीज किसको कर देगा H2 को, और जब ये H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा Al2O3 और रिलीज किसको करेगा H2 को। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको डाइल्यूट एसिड से करानी है तो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई करवाओ इसकी रिएक्शन, तो HCl से कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो मैं कहूँगा KCl का फॉर्मेशन होगा, रिलीज क्या होगा H2। कैसे, तो आपको ध्यान है K पर एक पॉजिटिव होता है, H पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला टर्म रहता है वो किससे रिएक्शन करता है, नेगेटिव वाले टर्म से, और जब पॉजिटिव वाला नेगेटिव से करेगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया है, मैं तो बेहतर समझ ही रहा हूँ, लेकिन आप भी अब इतने कैपेबल हो चुके हैं कि इनको समझ सकते हैं। तो जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा NaCl प्लस का H2। अगर कहूँ मैं इसकी, तो भाई इस पे कितने पॉजिटिव होते, तो Mg पे 2 पॉजिटिव होते, तो 2 पॉजिटिव के बेसिस पे ये क्या किसका फॉर्मेशन करेगा MgCl2 और रिलीज किसको कर देगा H2 को रिलीज कर। अब जब कैल्शियम है, कैल्शियम HCl को करेगा तो क्या हो जाएगा CaCl2 और रिलीज किसको करेगा H2 को रिलीज करेगा। अब जिंक जब है HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ZnCl2 और किसको फॉर्म कर देगा H2 को, और जब कॉपर भी HCl से रिएक्ट करेगा तब किसको रिलीज करेगा, तो आप कहेंगे कि CuCl2 प्लस का H2। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और जैसे ही आप समझ पाते हैं वही चीज़ आपको क्या करना है, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब अकरेंस ऑफ मेटल है कि मेटल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, तो उनकी हमें बात करनी है। तो अकरेंस की अगर हम बात करें तो बेसिक बड़ा सिंपल सा है कि भाई मेटल जो रहता है अर्थ क्रस्ट पे रहता है, कि आउटर सरफेस पे रहता है अर्थ की। आप कहेंगे सर जहाँ आप कह दें वहीं पे रहता है, बिल्कुल वहीं पे रह जाएगा भाई, काहे चीज़ की टेंशन। तो मेटल्स आर सब्सटेंस नेचुरली फॉर्म इन द अर्थ। तो ये जो रहता है अर्थ की सबसे आउटर सरफेस पे रहता है, उनको हम क्या बोलने लगते हैं, मिनरल्स। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, जो अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं जस्ट ऊपर आउटर लेयर पे जो भी रहेंगे वो क्या कहेंगे, हम मिनरल्स कहलाते हैं। अब मिनरल्स के एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ Al2O3 × 2H2, ये किसका एग्जाम्पल है, बॉक्साइट का एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे कि सर ओर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसे मिनरल्स दैट कैन प्रॉफिटेबली यूज टू गेट द मेटल। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर हम मिनरल्स को मेटल्स में कन्वर्ट करें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम मिनरल्स को मेटल में कन्वर्ट करें और वो हमारे लिए कैसा रहे, प्रॉफिटेबली रहे, तो वो क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। क्या कहलाते हैं, ओर्स। अगर ये प्रॉफिटेबली नहीं है तो भाई हम कन्वर्ट क्यों करेंगे, काहे को हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे भाई। बेसिकली ये आज की दुनिया किस पे चलती है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं आपसे जुड़ा हूं, आप हमसे जुड़े, तो आपका भी प्रॉफिट हो ही रहा है ना। तो इसलिए अब मैं यहां पे अगर बात करूं, एक मैंने टर्म्स लिखा है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है। ओर्स आर अ टिपिकल ऑफ मिनरल, सॉरी ओर्स आर अ टाइप ऑफ मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये क्यों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बिकॉज, क्योंकि हम सारे के सारे मिनरल्स को थोड़ी कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को ओर्स में कन्वर्ट करेंगे जो हमें प्रॉफिटेबली रहेंगे, जो और हमारे लिए प्रॉफिटेबली नहीं रहेंगे हम उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। इसके भी एग्जांपल में हम Al2O3 लिख सकते हैं, बिकॉज जो बॉक्साइड रहता है वो हमारे लिए कैसा रहता है, प्रॉफिटेबली रहता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये चीज हम समझ गए हैं। तो जैसे ही आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो ओर्स है, ओर्स का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो ओर्स का कंसंट्रेशन कैसे और क्यों किया जाता है, तो कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ओर्स आपको गेन है उसको सबसे, देखो जब अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की जो ऊपरी सरफेस है उससे हम इसको क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, आउटर सरफेस से गेन कर रहे हैं। तो भाई ये नहीं कि छोटे छोटे नहीं होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, खंडों के रूप में, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में। तो सबसे पहले इनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे कन्वर्ट में किया जाता है। जो मिल वगैरह रहती है, स्टाम्प मिल रहती हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ गिट्टी वगैरह खुदाई की जाती है, जहाँ क्रेशर वगैरह रहती है, तो वो चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे ये क्रेशर, इसको क्रेशर किया जाता है छोटे छोटे फॉर्म में। अब इसमें क्या रहता है, जो डस्ट वगैरह रहती है और सॉइल वगैरह रहती है, इन सब की क्या रहती है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। अब इस इम्प्योरिटी को भी हटाना है, तो इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना होता है कि हाइड्रोलिक मेथड है। इसमें क्या करना है, जो वाटर रहता है, वाटर की प्रेजेंस में क्या कर देंगे, हम एक कुछ इस टाइप की सरफेस बनाएंगे और उस पर यहाँ पे क्या रखते हैं, ओर्स रखते हैं। तो ओर्स क्या होता है, कुछ ओर्स जो रहते हैं जो हैवी वेटेड रहते हैं,
उन्हीं का किया जाता है इसमें, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट रह जाते हैं। और जो लो वेटेड रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, इम्प्योरिटी जो रहती है वो तो वो लो रहेगी, तो वो यहाँ पे कलेक्टेड हो जाती है। जैसे कब, जब यहाँ से वाटर के थ्रू उसको क्या करते हैं, धोने का प्रयास करते हैं, वॉश करने का ट्राई करते हैं। इतना क्लियर हो रहा है क्या? सेकंड जो मेथड रहता है वो आपका रहता है फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सल्फाइड एसिड जो रहते हैं और कार्बोनेट एसिड रहते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। किस टाइप से, वही सेम कंडीशन है कि क्या करेंगे, एक हम कंटेनर लेंगे, उसमें हम क्या करते हैं कि वाटर कंजर्व करते हैं। वाटर कंजर्व करने के बाद ऐसे लेते हैं, ऐसे ओर्स को लेते हैं जिसमें क्या होता है, सल्फेट का नेचर है। तो अब जैसे ओर्स को लेते हैं और साथ ही साथ में क्या लेते हैं, पोटेशियम एथिल जैंथेट और ऑयल ऑफ पाम। इन चीज़ों को लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर जो रहता है, वाटर में हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जो वाटर रहेगा वाटर में हम क्या करेंगे, एयर का प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे क्या रहते हैं, छोटे छोटे से होल्स रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे हम एयर प्रेशराइज करते तो आपने देखा, जब हम लोग छोटे होते थे तो क्या करते थे, वाटर में शैम्पू वगैरह डाल के एक रॉड के थ्रू क्या करते, मिक्स करते, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, वो फेन में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी। तो जो ओर्स रहेंगे वो फेन के फॉर्म में कहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर जो वाटर की जो आउटर सरफेस रहती है, ये वाली सरफेस, यहाँ पे इसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। जो इम्प्योरिटीज वगैरह रहती हैं वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, लोअर सरफेस पे हो जाती है। अब थर्ड कौन सा मेथड है, तो थर्ड जो मेथड है वो मैग्नेटिक के थ्रू है। कैसे, मैग्नेटिक मेथड है। इसमें बेसिकली क्या है, या तो ओर्स होने चाहिए किस प्रॉपर्टी की, मेटेलिक प्रॉपर्टी, या तो जो इम्प्योरिटी है वो किस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, मेटेलिक प्रॉपर्टी की। दोनों में से कोई एक की प्रॉपर्टी जो रहने रहेगी वो मेटेलिक प्रॉपर्टी रहेगी, तब उसका यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं, कुछ इस टाइप के बेल्ट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जिसपे क्या रहता है, बेल्ट रोटेट होता रहता है। और यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपने चक्की वगैरह पे गए होंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ओर्स को क्या करते हैं, भेजना स्टार्ट करते हैं। तो जो मेटेलिक रहता है, सपोज ये जो रहते हैं, ये जो पहिए रहते हैं या जो राउंडर रहता है, वो किस नेचर का रहता है, मेटेलिक नेचर का। तो अगर ओर्स हमने क्या किया है, मेटेलिक नेचर का लिया है, तो ओर्स कहाँ पे कलेक्टेड होगा, यहाँ पे कलेक्टेड होता जाता है, यहाँ पे कलेक्टेड हो, सॉरी, जो ओर्स रहेगा यहीं पे कलेक्टेड होता जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटी रहेगी वो जैसे ही यहाँ से आएगी तो वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ तक नहीं आ पाएगी। तो ये तीनों मेथड हो गए। अब इनके बाद जब हमें जो ओर्स गेन हो रहा है वो कौन सा ओर्स है, कंसंट्रेटेड ओर्स। पहले हमने उसको कंसंट्रेशन किया, अब जो हमारे पास ओर्स है वो क्या है, कंसंट्रेशन हो चुका है उसका। तो अब डिपेंड करता है कि हाईली रिएक्टिव है और मीडियम रिएक्टिव वाला है या फिर लो रिएक्टिव वाला है। तो बेसिकली जो हाईली रिएक्टिव वाले होते हैं उनका हमें ध्यान नहीं करना, हमें मीडियम रिएक्टिव वाला ध्यान करना है कि या तो वो कार्बोनेटेड ओर्स रहते हैं या तो कौन से रहते हैं, सल्फाइड ओर्स रहते हैं। और इसमें ऑक्साइड भी आ जाता है कि ऑक्साइड ओर्स भी रहते हैं। तो जो ऑक्साइड ओर्स रहते हैं उनका हम क्या करते हैं, कैलिनेशन करते हैं। इसमें क्या रहता है कि इसको मेल्ट किया जाएगा, और मतलब मेल्ट तो किया जाएगा, मेल्टिंग की जाएगी, लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर। और यहाँ पे जो एयर रहती है, एयर की प्रेजेंस नहीं रहती है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे। और जब एयर की प्रेजेंस नहीं रहती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती, ऐसा एयर ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है, तो आप टर्म यूज कौन सा कर सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता। और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान सुनिए, ये इसको हम काय में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ऑक्साइड में ट्राई करने। अब आप कैसे करेंगे, सपोज जैसे हमारे पास ऑक्साइड का एक है Al2O3 और XH2। अब इसको जब आप हीटेड करेंगे तो ये जो वाटर रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा और बचेगा क्या, Al2O3। तो देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में। अब अगर सल्फाइड की बात करें तो सेम कंडीशन रहेगी, बस यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। देखिए अगर ऑक्साइड ओर्स हैं तो हमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन की हमें प्रेजेंस नहीं लेनी है। लेकिन कार्बोनेट के लिए भी जो कार्बोनेट रहता है, कार्बोनेट जैसे अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, CO3 पे O नेगेटिव, मतलब इसमें भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जो सल्फाइड ओर्स में कन्वर्ट करने की रोस्टिंग प्रोसेस है, रोस्टिंग में हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। और जब हमें ऑक्सीजन की नीड होती है तो बेसिकली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और इसका क्या किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा। और लेकिन किस मेल्टिंग टेम्परेचर जो रहता है उससे क्या, बिलो, मतलब उससे कम। मेल्ट नहीं करना है हमें, मेल्टिंग टेम्परेचर पे पहुंचाने से पहले ही हमें क्या करना है, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो जैसे जो कॉपर पायराइड रहता है CuFeS2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्ट नहीं होता है कन्वर्ट, ये कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड बनेगा और फेरस सल्फाइड बनता है।
फिर इसको क्या किया जाता है, एक बार और हम हीटेड करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में, देन ये क्या गेन करता है, ऑक्साइड। और जैसे ही ऑक्साइड गेन कर लेते हैं तो इनका हम क्या करते हैं, रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, मेटल हमें गेन। अब जब हमें मेटल गेन हो जाती है तो मेटल का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू हम इसका क्या करते हैं, रिफाइनिंग। और सेम इसमें कंडीशन है तो वही, देखिए इसमें भी रोस्टिंग हो रही है मेटल, फिर इसमें लास्ट में क्या की जाएगी, रिफाइनिंग। तो अब देखते हैं रिफाइनिंग का सबसे बेस्ट, मतलब मोस्टली जो मेथड यूज किया जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं कॉपर वाला, वही सबसे सुइटेबल है। तो देखते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है, तो हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल लास्ट में। इसके बाद थोड़ा सा एक और है, इसके बाद आपकी जो चीज़ें रहेंगी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। तो जल्दी से समझते हैं एक्चुअल में है क्या, लाइट भी नहीं आ रही है, और दूसरी चीज़ भैया है का कि यहाँ पे मेरे कैमरे की बैटरी भी खत्म होने वाली है। तो थोड़ा सा आप समझिएगा चीज़ों को। तो इसमें होना क्या है, रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू इंक्रीज द इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर, इंक्रीज द प्योरिटी ऑफ कॉपर, प्योरिटी नहीं, यहाँ में क्या, किसको इंक्रीज करना, प्योरिटी को इंक्रीज करना है। कैसे, देखिए दो हमने यहाँ पे लिए हैं इलेक्ट्रोड, एक जो रहता है इलेक्ट्रोड वो किसके थ्रू वर्क करता है, एनोड के जैसे वर्क करता है, और दूसरा कैथोड। जो कैथोड वाला रहता है वो प्योर मेटल का बना रहता है, और ये किसका, इम्प्योर मेटल का बना रहता है। अब यहाँ पे जो आप सेल देख रहे हैं, इस सेल के थ्रू हम क्या करते हैं, बैटरी हमने जो कनेक्ट की है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो जो इम्प्योर मैटर रहता है वो धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। जो इम्प्योरिटी रहती है वो नीचे चली जाने लगती है, और जो प्योरिटी रहती है वो यहाँ से कहाँ की तरफ जाती है, प्योर मेटल पे। और प्योर मेटल पे क्या होने लगती है, कलेक्टेड होने लगती है। और प्योर मेटल पे जैसे ये कलेक्टेड होने लगती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए यही मैंने लिखा है प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड एज अ एनोड। बताया है मैंने आपको, एनोड जैसे वर्क करता है, और प्योर कॉपर कैसे वर्क करता है, कैथोड। द इलेक्ट्रोलिटिक इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे मैंने किसका सॉल्यूशन यूज किया है, कॉपर सल्फेट का, जो बेसिकली H2SO4 से हमने रिएक्ट करने के बाद गेन किया है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस, मैंने बोला जैसे इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट करता है तो थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक द इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। देखिए मैंने बताया था ना आपको, इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व होने लगता है, और जैसे ये डिसॉल्व होने लगता है और कलेक्ट कहाँ पे होता है, तो प्योर कॉपर डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो ये कैथोड पे कलेक्टेड होने लगता है, और ये जो कैथोड छोटा सा है अब ये किस में कन्वर्ट होने लगता है, थोड़ा सा ये मोटा होता जाता है। क्यों, क्योंकि जब इस पे क्या आ रहा है, प्योर कॉपर आ रहा है, और इस प्रोसेस के थ्रू हम प्योर कॉपर को गेन करते हैं। और लगभग 99% जो कॉपर रहता है प्योर कॉपर, हम इसको हम गेन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जैसे ही आप ये समझते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा बिल्कुल लास्ट, और ये क्या है, कोरोजन। तो वाले हैं कोरोजन की। तो बेसिकली कोरोजन है क्या, अगर इसकी हम बात करेंगे तो बड़ा सिंपल सा है कि कोरोजन में होता क्या है, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। कि कोरोजन में बेसिकली सपोज आयरन को मेन सब्सटेंस मान के चलते हैं, अगर आयरन है हमारे पास और ऑक्सीजन की और वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 इंटू XH2O। और जैसे ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो ये होता है रस्टेड आयरन। तो जरूरी नहीं है आयरन कन्वर्ट हो, आयरन के अलावा अगर हमारे पास सिल्वर भी होता है तो ये कन्वर्ट होने लगता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है, आपने देखा होगा। और जो बर्तन आते हैं हमारे कांसे वगैरह के, वो भी किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सारी जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू आती है, कोरोजन के थ्रू। मतलब जो मेटल्स रहने वाले हैं धीरे धीमे उनका क्या होने लगता है, डिके होने लगता है, वो खराब होने लगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कोरोजन में क्या होने वाला है, कोरोजन में वो क्या हो जाते हैं, रस्टेड होने लगता है कोई भी मेटल। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, जैसे आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने एक इमेज बनाई इसके थ्रू बिल्कुल क्लियरली किस तरीके से कोरोजिव या जो रस्टिंग होती है वो मेटल्स पे लगती है। अब प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, गैल्वेनिकेशन, मतलब इस पर क्या की जाती है, जो जिंक रहती है जिंक की लेयर हम इस पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, और जैसे जिंक की लेयर रखती है तो ये क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलने लगते हैं गैल्वेनाइजेशन, और ये रस्टेड नहीं होता है, मतलब अब इस पर रस्टिंग नहीं होने वाली है। पेंटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। ग्रीसिंग आपको पता ही है, ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि जो फ्रिक्शन रहे वो क्या रहे, कम रहे, और साथ ही और ऑयलिंग भी हम करते हैं। अब एलॉय क्या होते हैं कि जब मेटल, ध्यान सुनिए, तो मेटल को मेटल्स में हम मिक्स करें या मेटल में हम किसको मिक्स कर दें, नॉन मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है,
एलॉय कहलाती है। अब एलॉय का आजकल आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, बहुत ज़्यादा यूज होने लगे, एलॉय व्हील आते हैं। जितना भी हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम किस में कन्वर्ट करने, मतलब जो भी यूज़ करते हैं पार्ट्स वो एलॉय के यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, और जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आ गई आपको एक काम जरूर करना है, ये लेक्चर आपको जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन सबको शेयर करना। अगर आप ये शेयर करते हैं तो आई होप आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।